ठीक, सब कुछ आ गया क्या? स्टार्ट। तो सुबह जो हम लोग बात करते हैं लोअर सिस्टम का, उसके आगे आते सीलर सिस्टम। ठीक है, सीलर सिस्टम serial system is basically associated with generator। ठीक है, अभी क्या है serial system आइडिया? सील करता है सर इसको टरबाइन में हाइड्रोजन वो शाफ्ट को सर हाइड्रोजन को लॉक होने नहीं देते सर। हाइड्रोजन आता है जनरेटर सील बनाने साइड में सील करता है। हाइड्रोजन लीक होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या हाइड्रोजन क्यों डालते हैं जनरेटर में? हल्का होता है, कूलिंग में डाला जाता है, हल्का होता है, थर्मल कंडक्टिंग basically hydrogen is a gas used for cooling of the generator। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है बहुत एक्सप्लोसिव गैस है। जब हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। माइनर स्पार्क से भी ऑक्सीजन उसमें आग लग सकता है। ठीक है, वो एक्सप्लोसिव रेंज कौन सा होता है, इसमें कुछ पता है? अप्रॉक्स 22% से 88% तक के बीच में अगर हाइड्रोजन की प्योरिटी है, ओके, तो इट्स अ मोस्ट एक्सप्लोसिव रेंज, राइट? ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन यूज किया द जनरेटर फॉर द कूलिंग। जनरेटर इज डायरेक्टली कपल्ड विद द टरबाइन शाफ्ट। ठीक है ना, जनरेटर डायरेक्टली कपल्ड होता है टरबाइन शाफ्ट के साथ में। जनरेटर भी रोटेट होता है, जनरेटर का रोटर इज गोइंग टू रोटेट। उसके अंदर हाइड्रोजन रखेंगे हम लोग, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ एस्केपिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम वेयर जनरेटर। ओके, बट वेयर along the shaft of the क्यों? क्योंकि देयर इज अ रोटेशन बिटवीन द टू पार्ट्स, है ना। एक शाफ्ट है जो रोटरी पार्ट है, और जनरेटर का बात करेंगे तो एक रोटर है और एक स्टेटर है। स्टेटर पार्ट इज स्टेशनरी है, रोटर पार्ट रोटेटिंग है। अब स्टेशनरी पार्ट उसके बीच पे हाइड्रोजन फिल्ड है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्केप ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस रोटरी पार्ट्स, एंड स्टेशनरी पार्ट का जो जॉइंट है वहां पे लीकेज होने के चांसेस है। ठीक है, वो सिस्टम से हाइड्रोजन लीक ना हो, उसके लिए ये सिस्टम बना है, डिजाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं सील सिस्टम। ठीक है, वो क्या करता है ये सिस्टम? इट्स प्रोवाइड अ सीलिंग टू बोथ एंड्स ऑफ जनरेटर to avoid escaping the hydrogen from inside the generator। ठीक है, it provides sealing to hydrogen filled generator so that H2 do not escape from the generator, right? Second one है to provide a lubrication in both the generator and series। इसमें क्या होता है, जो भी आपका जनरेटर है, वो ये शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एस्केप होने के चांसेस है। इस पोर्शन में अपने को सीलिंग करना है, दोनों पोर्शन में। ठीक है, सीलर सिस्टम का पर्पस यही है। और सीलिंग कैसे होगा? कैसे होगा सीलिंग? कैसे होगा सीलिंग? कैसे होगा? क्या प्रेशर कम रहेगा हाँ, बेसिकली हम लोग ऑयल से सीलिंग करते हैं,
ठीक है, ऑयल से सीलिंग करने से क्या होता है, ऑयल दोनों साइड में स्केप होता है, ठीक है, राइट। जो वहां पे सील रिंग्स लगे रहते हैं, सील रिंग से ऑयल फ्लो होता है। सपोज सील रिंग है, ठीक है, सील रिंग से ऑयल फ्लो होगा ऐसे, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड एयर है, ठीक है। अभी ये इसका प्रेशर हाइड्रोजन का प्रेशर से ज्यादा रखना, ठीक है, ताकि ऑयल यहाँ से ऐसे सील हो, इस तरफ से ऐसे वापस इसमें अगर आता है तो यहाँ से हाइड्रोजन जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जाए। ये सीलिंग होता है ऐसे, बेसिक से मतलब सिंपल। ओके, अब से ये जो सीलिंग्स लगे हुए हैं ना, ये ऑलरेडी आपका जहाँ पे बीरिंग है उसके बाद में रोटरी और उसके पार्ट के बीच में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देयर मे बी चांसेस ऑफ मैकेनिकल रबिंग एंड फ्रिक्शन। तो वहाँ पे जो ऑयल साइड सप्लाई होता है ना, वो उसका लुब्रिकेशन का भी काम करता है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम का ओवरव्यू पता है आप लोगों को थोड़ा? ये इसका डायग्राम है, बहुत सारा सिस्टम एसोसिएटेड है इसके साथ में, ठीक है। और बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड सिस्टम है ना, तो बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए ताकि एनी केस इसमें से हाइड्रोजन एस्केप ना हो, ठीक है। उसके हिसाब से सिस्टम डिजाइन रहता है। अभी आपको इस सिस्टम को एक बार देखिए, इसको पहले देखे होंगे आप लोग को, नहीं सीलर सिस्टम नहीं पढ़े थे, कम्युनिकेशन नहीं पढ़े, ग्लैंड नहीं करनी, लैंड सीलिंग। तो सीलर सिस्टम में बेसिकली क्या था, देखिए आपको ऊपर में जनरेटर दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है कि ये जनरेटर का दोनों एंड है, ठीक है, जहां पे अपने को सप्लाई करना है सीलिंग, ठीक है। अभी सीलिंग करने के लिए ऑयल चाहिए, बेसिक चीज क्या है, ऑयल से सीलिंग होना है तो ऑयल चाहिए। ऑयल कहाँ से मिलेगा? मेन ऑयल टैंक से। मेन ऑयल टैंक से डायरेक्टली इसमें सप्लाई नहीं होता है, मेन ऑयल टैंक से हम लोग क्या करते हैं, एसओएसटी दिखाया था ना पिछले वाले डायग्राम में, पिछले वाले सेशन में, एसओएसटी सील ऑयल स्टोरेज टैंक, ठीक है। वो सील एसओएसटी कहाँ पर था आपको ध्यान है? पिछले वाले सिस्टम में ये देखिए कहाँ पे था, कहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, वो सिस्टम में तो था, बट वो कौन से लाइन में था, सप्लाई में था, रिटर्न में था, एग्जॉस्ट में था, इनलेट में था, आउटलेट में था, रिटर्न लाइन में, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, जो रिटर्न आते हैं ऑयल सिस्टम, जो रिटर्न आता है ना, वो जो लास्ट के जो दो बीरिंग रहते हैं, वो वाला सिस्टम खोलें क्या अपन थोड़ा सा? सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कहाँ से आ रहा है ऑयल। अरे यार तो स्लो सिस्टम है। F5 भी दबाने से तो आया है। अभी देखिए सिस्टम दिख रहा है क्या आपको? इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पे ये एसओएसटी जो है ना, इसमें सप्लाई कहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से ऐसे करके ले रहा है, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे करके ले रहा है। लूब ऑयल, सारा लूब ऑयल हेडर रिटर्न आता था ना, ठीक है, तो इसका भी तो लूब ऑयल है, जनरेटर के इधर भी ऑयल जाता है, इधर भी लूब ऑयल है, इधर भी लूब ऑयल है, इस तरफ भी सप्लाई हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये सप्लाई हेडर है, ये सप्लाई हेडर है, यहाँ सप्लाई हेडर। बट रिटर्न में देखो आप, जो एक्साइटर के बाद वाला जो बीरिंग है ना, ये एक्साइटर हुआ, एक्साइटर के बाद वाला बीरिंग है ना, ये इस लाइन में आया
और यहाँ से आकर के सीधे रिटर्न लाइन में कनेक्ट हो गया। ठीक है, जनरेटर्स के दोनों साइड जो बीरिंग है, जनरेटर है, इसके इस साइड का बीरिंग और इस साइड का बीरिंग, इसको बोलते हैं टरबाइन इंड, टरबाइन के साइड जो रहता है। ठीक है, और ये इस साइड जो बीरिंग रहता है इसको बोलते हैं एक्साइटर इंड। तो टरबाइन इंड, एक्साइटर इंड, ये दोनों इंड में यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस दोनों इंड का जो लूप ऑयल रिटर्न आता है ना, वो देखिए इस तरफ आया, एसओएसटी के इस तरफ में। ओके, इसके बाद यहाँ जो आएगा, आने के बाद यहाँ फिलिंग होगा, इसका फिल होने के बाद यहाँ पे देखिए एक साइफन जैसा बना हुआ है। ये साइफन पर्पसफुली बना हुआ है। ठीक है, क्या पर्पसफुली बना हुआ है ना, कि अभी जो ऑयल इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे स्टोर होते रहेगा, भरते रहेगा। ठीक है, भरने के बाद में जब इसका ऑयल का लेवल यहाँ तक पहुंचेगा, इस लेवल तक, तभी ये यहाँ से पास होगा। ठीक है, अगर सिस्टम के नीचे से एक लाइन दिए रहते, हम नीचे से लाइन लगा दिए रहते, तो क्या होता है, सिंपली वो पूरा ऑयल ड्रेन हो जाता है, कहाँ है, मोटी में चले जाता है। बट ये सिस्टम में क्या है ना, पर्पसफुली यहाँ पे आप लोकल में भी जाओगे ना, कभी फील्ड में, प्लांट में जाओगे तो देखना यहाँ पे ना, इसके आगे में इस टाइप से साइफन बना हुआ है। साइफन बने होने से उस तरफ ऑयल जब तक वो अंटिल अनलेस उस लेवल तक नहीं पहुंचता है ना, तब तक वो ऑयल वहां तक रहता है। जब उसके ऊपर आएगा, जब उस लेवल से ऊपर भरेगा, तब जाकर के पास होगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? जैसे ये सील ऑयल का स्टोरेज टैंक है, इसमें ऑयल आया जनरेटर के दोनों एंड का, जनरेटर के दोनों साइड के जो रिटर्न ऑयल आता है ना, वो दोनों ऑयल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका लाइन तो यहाँ से गया है, बट ये ऐसे करके ना, ऐसे करके गया। ठीक है, जब तक ये लेवल यहाँ तक, यहाँ पे ऑयल कब जाए, बाय ग्रेविटी फ्लो होता है, रिटर्न लाइन में बाय ग्रेविटी फ्लो होता है। जब तक इसका लेवल यहाँ तक नहीं भरे रहेगा, जब इससे लेवल ऊपर जाएगा तभी यहाँ से फ्लो होगा, तब तक फ्लो नहीं होगा। क्लियर? तो ऑलवेज एसओएसटी में ऑयल रहेगा जब अपने लूब ऑयल सप्लाई हेडर चार्ज होगा। जब लूब ऑयल चार्ज हो जाएगा तो इसमें ऑयल आ जाएगा, आकर के उसमें हमेशा स्टोर रहेगा जब तक हम उसको पर्पसफुली खाली नहीं करते तब तक। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट वही है ना कि यहाँ पे ऑयल रहना चाहिए ऑलवेज, उसका लेवल मेंटेन करने का एक अपॉर्चुनिटी, मतलब इस टाइप से बना करके रखने से वो कब तक खाली नहीं होगा, जब तक हम उसको ड्रेन नीचे से करेंगे तब तक खाली नहीं होगा। सर तो यूज किस लिए किया जाता है? हां वही भरने का, मतलब भरने का ना, हाँ बता रहे ना, वो एसओएसटी जो है ना, उसका नाम है ना एसओएसटी, तो स्टोरेज टैंक है। ठीक है, तो वो जैसे एमओटी था उसके लिए ना, इसके लिए एसओएसटी है। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, शाम में आता हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ, है ना, यहाँ से होकर के मैं आता हूँ उधर पे, दोनों हाथ में है। ठीक है ना, हाँ कुछ काम था क्या? ठीक, ठीक है ना, आते हैं। क्लियर ना? जैसे वहां पे स्टोरेज, एमओटी से स्टोरेज, एमओटी क्या था ना, स्टोरेज टैंक फॉर ऑल लूब ऑयल पंप्स, है ना, और स्टोरेज टैंक फॉर लूब ऑयल फॉर पंप के लिए जो ऑयल का सप्लाई करता था वो एमओटी होता था। यहाँ पे क्या है ना, वो एसओएसटी है, सील ऑयल स्टोरेज टैंक। तो जो सील ऑयल है बेसिकली यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, इसके लिए वो सिस्टम ऐसा बनाया है कि हमेशा वहां पे ऑयल फील्ड रहे। क्यों बनाया है ऐसा सिस्टम? ऐसा भी रख सकते तो हम एक वॉल लगा देगा, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, सिस्टम इतना रोबस्ट होना चाहिए कि किसी भी केस में कुछ भी फेलियर हो तो सिस्टम हमारा सेफ रहे यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन एसोसिएटेड सिस्टम है ये। ठीक है ना, इसके लिए ऐसा बनाया है कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी ऑयल उसमें रहेगा, लूब ऑयल बंद भी जाएगा तो भी उसमें ऑयल रहेगा। ठीक है ना? ओके, करते हैं ना यार, सब करेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये अपना एसओएसटी हो गया, वो वाला चीज। ओके, एसओएसटी से यहां से देखिए दो लाइन निकली है, एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है। ठीक है,
और ये एक वैक्यूम ऑयल टैंक है, वैक्यूम टैंक है। ओके, बेसिकली होता क्या है ना, मैं इस टाइप से बनाया नहीं था, सिंपली डिजाइन से बनाता था, आपको पता चलता, तो पूरा डायग्राम बना दिए थे। होता क्या है बताता हूँ आपको, देखिए ये सील ऑयल पंप है दो, ठीक है। इस सील ऑयल पंप ने, सील ऑयल पंप बेसिकली सील ऑयल पंप एसी सील ऑयल पंप है एक है, इसका एक स्टैंड बाई सील ऑयल पंप 2 नंबर है, और इसी का एक डीसी पंप है जो डीसी के ऊपर डीसी ड्राइव्स, मतलब अपना बैटरी बैंक से जो चलता है वो डीसी है। अपने को रिक्वायरमेंट एक बार में एक ही पंप का है, एक पंप इज सेल्फ सफिशिएंट टू गिव प्रेशर टू द जनरेटर, ठीक है, इंड सेल्स। बट यहाँ पे एक की जगह पे 3 पंप दिया हुआ है फॉर द रिडंडेंसी ऑफ द सिस्टम। एक पंप फेल होगा तो दूसरा सर्विस में आएगा, ये भी फेल होगा तो तीसरा सर्विस में आएगा, ठीक है। अभी देखो आप, ये पंप जो सील ऑयल पंप है ना, ये बेसिकली कहां से सक्शन ले रहा है, वैक्यूम ऑयल टैंक से। ये वैक्यूम ऑयल टैंक है, ठीक है। वैक्यूम ऑयल टैंक में ऑयल कहां से आ रहा है ना, ये देखो यहां से ना, ये जनरेटर है, जनरेटर का जो 2 इंड सील निकलता है ना, एक हाइड्रोजन साइड का निकलता है और एक एयर साइड का निकलता है, ठीक है। तो ये इस साइड से जो हाइड्रोजन साइड से वापस आता है ऑयल, आईओटी में आता है, ओके। और दूसरा साइड से जो ऑयल आता है ना, वो वैक्यूम ऑयल टैंक में आता है एसओएस2 के थ्रू, यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से थ्रू में यहाँ से आ गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। एसओएसटी में ऑयल स्टोरेज था, उससे यहाँ पे वैक्यूम ऑयल टैंक में आता है। वैक्यूम ऑयल टैंक जो है एक छोटा सा टैंक है, सील ऑयल सिस्टम स्किड में लगे रहता है। वैक्यूम ऑयल टैंक में होता क्या है ना, यहाँ पे ऑयल सप्लाई होता है दोनों सील ऑयल पंप को, ठीक है। इसमें लेवल लो होगा तो सील ऑयल सिस्टम से ये ऑयल लेगा। क्लियर। जो डीसी सील ऑयल पंप है, ये बेसिकली ये कहां से देख रहा है, ऑयल ले रहा है, ये डायरेक्टली लेता है एसओएसटी से। क्लियर है, दिख रहा है ये वाला लाइन, ये सक्शन लाइन है इसका, यहां से आता है, यहां से आकर के डीसी सील ऑयल पंप यहां से सक्शन लेता है, ठीक है। तीनों पंप का सप्लाई जो हेडर है, डिस्चार्ज हेडर ये वाला है, मतलब तीनों पंप जब डिस्चार्ज, कोई भी पंप चलेगा तो इस हेडर में ऑयल आ जाएगा। क्लियर है। ये ऑयल देखिए यहां से आकर के कहाँ गए, कूलर में, ठीक है। कूलर का एक बाईपास है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए, फिल्टर में, ठीक है। फिल्टर के बाद आने के बाद में कूलरिंग हो गया, कूलरिंग के बाद फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन आने के बाद में ना, ये सिस्टम आकर के देखिए यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद में ना, यहाँ पे दो लाइन में कन्वर्ट हो गया, एक ये है एक ये है। और उसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में एक और रहता है, बेसिकली रिंग रिलीफ बोलते हैं उसको, इसमें बना नहीं है ये वाला, क्या, हाँ ये वाला लाइन है, ठीक है। ये सिस्टम में आकर के ये 2 लाइन में कन्वर्ट हुआ। इसके साथ साथ देखिए ये वाला लाइन यहाँ से आकर के ये 2 लाइन और बने, टोटल 4 लाइन निकले। ये 2 बड़े बड़े लाइन है। ये 2 जो बड़े लाइन है ना, ये बेसिकली दोनों साइड में, एक बोलते हैं एक्साइटर इंड, एक बोलते हैं टर्बाइन इंड, दोनों साइड में जाकर के ऑयल सप्लाई करते हैं फॉर द सीलिंग। समझ रहे हो आप। ये जो 2 लाइन है ना, इसको बोलते हैं रिंग रिलीफ लाइन। रिंग रिलीफ लाइन क्या होता है ना, रिंग्स, जो सील रिंग्स है ना, वो अपनी जगह पर रोटेट होते रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए ना, एक साइड में क्या है कि हाइड्रोजन है, जिसका प्रेशर कितना है, अप्रॉक्स 4 to 5 kg रहता है एज पर डिजाइन ऑफ द जनरेटर, ठीक है। एक साइड में एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वहाँ पे चांसेस है ना, तो जहाँ पे ज्यादा का प्रेशर डिफरेंस रहता है, वहाँ पे चांसेस है उसको, जो उसका रिंग्स है ना, वो शिफ्टिंग होने का, थोड़ा डिस्टर्ब होने का चांसेस है, एक साइड ज्यादा प्रेशर एक साइड कम प्रेशर है, तो एक रिंग रिलीफ लाइन रहता है ताकि दोनों साइड का प्रेशर बराबर रहे, उसके लिए सप्लाई करते हैं यहाँ से लाइन प्रेशर, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑयल सप्लाई होगा एक तो इस एंड में, और इस लाइन से आकर के इस एंड में सप्लाई होगा, ठीक है। इस एंड में सप्लाई होने के बाद में जनरेटर के दोनों एंड में जो सील रिंग्स हैं, सील रिंग्स पे ऑयल सप्लाई होगा। ऑयल सप्लाई होने के बाद में 2 पार्ट में कन्वर्ट होंगे। कौन कौन से 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा जो कि हाइड्रोजन के साइड चले जाएगा ऑयल,
जैसे मैंने आपको वहां दिखाया था, एक पार्ट होगा जो एटमॉस्फेरिक की तरफ जाएगा, दोनों तरफ में ऑयल कैचर लगे रहता है, जो ऑयल जाएगा उसको ऑयल को कैच करने के लिए ऑयल कैचर लगे रहता है। ठीक है, अब जो ऑयल हाइड्रोजन के साइड में जाएगा उसमें हाइड्रोजन मिक्स होने के चांसेस हैं, और जो एयर के साइड में रहेगा उसमें हाइड्रोजन मिक्स होने के चांसेस नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक या एयर के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है ना, तो दोनों ऑयल को हम को साथ साथ नहीं मिलाना है, नहीं मिलाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं मिलाते हैं? क्योंकि एक में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, और हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना पड़ता है। नहीं रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो जैसे आपको बताया ना हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव टाइप का है थोड़ा, इसके लिए तो क्या करता है, देखिए इसमें से जो जो सॉरी जो अंदर में गया, मतलब जो हाइड्रोजन साइड में गया ना, उसका रिटर्न ये है, ये एक ऑयल कैचर है, ये एक ऑयल कैचर है, यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से दोनों से हो करके ये वापस आता है किसमें, आईओटी में। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन साइड का जो रिटर्न है वो कहाँ जा रहा है, आईओटी में, बता रहे हैं। और जो एयर साइड का है ना, उसका रिटर्न किस में जा रहा है, एसओएसटी में। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया एसओएसटी में। ठीक है, तो अभी आपको 3-4 चीज दिख गया इसमें, इस सिस्टम में, जो कि नया नया टाइप का है। एक तो है एसओएसटी जो आप समझ गए, ठीक है, इसके अलावा वैक्यूम ऑयल टैंक जिसको बोलते हैं वीओटी, ठीक है ना, एक बना आईओटी, इंटरमीडिएट ऑयल टैंक, इंटरमीडिएट ऑयल टैंक। ठीक है, आप नोट करके रखो, इसको बोलते हैं आईओटी। ठीक है, एसओपी मतलब होता है सील ऑयल पंप। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे लगा हुआ डीपीआर। डीपीआर का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ सिस्टम क्या है। तीन चार चीज दिखे ना आपको, अभी 3-4 चीज में जो बेसिक चीज था, सबसे पहला चीज क्या क्या पता चला आपको, एसओएसटी। एसओएसटी मतलब सील ऑयल स्टोरेज टैंक। इसमें ऑयल कहां से आएगा, लूब ऑयल का रिटर्न, लूब ऑयल के रिटर्न से। ठीक है, इनिशियल फिलिंग के लिए लूब ऑयल के रिटर्न से आते रहेगा ऑयल। ठीक है, एसओएसटी, एसओएसटी से बेसिकली इसके बाद अपने को चल एक और दूसरा टैंक आया वीओटी। वीओटी में वैक्यूम ऑयल टैंक। ये वैक्यूम ऑयल टैंक में बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इट इज अ सक्शन, मतलब यहाँ पे ऑयल स्टोर रहता है फॉर द सक्शन ऑफ द सील ऑयल पंप। ठीक है, सील ऑयल पंप सक्शन बेसिकली वैक्यूम ऑयल टैंक से लेता है। जो वैक्यूम ऑयल टैंक में ऑयल रहेगा ना, वहां से इसका सक्शन लाइन कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, ये वाला, ये यहाँ से एक लाइन जो आया इसी दोनों सेक्शन में गया होगा। ठीक है, तो बीओटी में, बीओटी का आउटलेट जो है इसमें जाता है सील ऑयल पंप। ठीक है, इसमें ऑयल कहां से आएगा, एसओएसटी। ठीक है ना, इसके बाद हुआ आपका आईओटी, तीसरा वाला सिस्टम। आईओटी में ऑयल कहां से आ रहा है, हाँ, ऑयल कैचर, ऑयल कैचर H2 साइड। ठीक है, इसमें ऑयल आएगा। ठीक है, और इसका यहाँ ऑयल जो आया वो जाएगा कहाँ, एसओएसटी में तो नहीं जाएगा, नहीं ड्रेन हो गया वो वापस उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, वैक्यूम ऑयल टैंक में जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑयल जो है इससे अपन फ्यूल पंप लिए, इससे दो तरफ जाता है, एक टरबाइन एंड जाता है, अरे सॉरी, मतलब दोनों एंड में जाएगा, मतलब एक एयर साइड जाता है और
दूसरा साइड जाता है H2 साइड। तो हाफ पोर्शन एयर साइड जा रहा है, हाफ पोर्शन H2 साइड जा रहा है। एयर साइड वाला तो वापस VO2 में आ गया, दिक्कत नहीं है। बट जो हाइड्रोजन साइड गया वो तो डायरेक्ट नहीं गया ना, डायरेक्ट नहीं जाता है। तो उसके लिए हम बीच में एक इंटरमीडिएट ऑयल टाइप लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन मिक्स्ड है, सॉइल में हाइड्रोजन मिक्स्ड है, तो वहां पे वो स्टेबल होगा थोड़ा सा। इसके लिए वहां पे अपन IOT से जो H2 साइड वाला आता है ना रिटर्न, वो H2 साइड का रिटर्न IOT में आता है। यहाँ लिखिए ना ऑयल कैचर फ्रॉम H2 साइड। अब इसका जो ऑयल है ना IOT का, ये वापस ऑयल तो कंटिन्यू चाहिए अपने को, इसका वापस ऑयल चले जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई कहाँ कहाँ से हो गया, एक तो SOHT से हो गया, एक IOT से हो गया, दो जगह से हुआ ना, दो जगह से। हाँ, तो दो जगह से सप्लाई लेते हैं। उसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, दोनों सिस्टम है ना, छोटा सा टैंक है, मतलब इतना बड़ा टैंक होगा, इतना छोटा सा, ठीक है। और VOT में क्या होता है, दोनों में ना फ्लोट लगे रहते हैं, यहाँ पे एक फ्लोट लगा था, यहाँ पे एक फ्लोट लगा। ये दोनों फ्लोट का पर्पस ऐसा है कि सपोज इसका अगर ऑयल का लेवल डाउन होता है ना तो फ्लोट ओपन हो जाता है। ठीक है, फ्लोट ओपन होकर के वो क्या होगा, सिंपली आपका लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, पहले IOT से लेवल मेंटेन होगा, उसके बाद भी अगर ऑयल कम होगा तो SOHT से होगा। पहले IOT से क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, इसलिए इसका ऑयल पहले यहाँ से किया होगा। अब ज्यादा प्रेशर कैसे है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर ऐसे है कि आप देखो IOT का रिटर्न कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन साइड से आ रहा है। तो जितना हाइड्रोजन का प्रेशर रहेगा वो प्रेशर उस पर एक्ट करेगा उस सिस्टम पे। ठीक है, इसलिए उसका प्रेशर ऑलवेज ज्यादा रहता है IOT का। IOT साइड का ऑयल का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो पहले यहाँ से इसमें मेकअप होगा। ठीक है, और IOT में एक फ्लोट लगे रहता है जो कि हाइड्रोजन है। आप देखिए IOT क्यों बना है ना, इसका पर्पज आप समझने की कोशिश करिएगा कि IOT क्यों बना है। अभी ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें ऑयल आया, ऑयल आकर के यहाँ IOT में रख लिया अपन। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कितना केजी का प्रेशर है, 4.5 केजी का प्रेशर है हाइड्रोजन का, है ना। अंदर साइड में हो रहा है, अंदर साइड में अगर लीक हो रहा है तो अंदर साइड में जो लीक हो गया वो उस हाइड्रोजन के साइड में एक्ट करेगा। तो जितना हाइड्रोजन का प्रेशर होगा इस ऑयल में उतना प्रेशर रहेगा। वो प्रेशर का ऑयल यहाँ पे अगर आता है, अगर हम डायरेक्टली इसको VOT में डाल देते हैं या कहीं और सिस्टम में डाल देते हैं तो क्या होता है, ये ऑयल डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये इसको पुश करता है और सारा हाइड्रोजन यहीं से बाहर निकलने लगता है। तो ये बेसिकली IOT क्या करता है ना, इटसेल्फ ये ऑयल सीलिंग का काम करता है। कैसे काम करता है कि इसमें हमेशा लेवल मेंटेन करता है। ठीक है, लेवल मेंटेन करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ तक आया बट नीचे नहीं जाएगा, हाइड्रोजन बाहर एटमॉस्फेयर में कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, ऑयल के ऊपर प्रेशर रहेगा बट बाहर नहीं जाएगा। ये ऑयल कब बाहर जाता है, जब इसका लेवल बढ़ता है ना तब इसका फ्लोट वाल्व खुलता है। जब इसका लेवल सपोज यहाँ आया तो यहाँ से फ्लोट वाल्व ओपन होगा तो इसका ऑयल चला जाएगा किसमें, VOT में। जैसे ही लेवल डाउन होगा फिर से फ्लोट वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑलवेज यहाँ पे इतना लेवल मेंटेन करते रहेंगे ताकि हाइड्रोजन एस्केप ना हो, बाहर एस्केप ना हो। इसके लिए IOT लगा हुआ है। अभी क्लियर हुआ आप लोगों को थोड़ा। 3 सिस्टम देखे अपन, VOT, SOHT एंड IOT। तीनों सिस्टम लिंक हो गए आपके। हाँ, किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना, क्योंकि सिस्टम नहीं समझोगे तो फिर आगे का चीज समझ नहीं आएगा ना। हाँ, ठीक है। अभी ये बेसिकली आपको 3 टैंक चला पता चल गया कि किसमें ऑयल कहाँ से आएगा, किसका ऑयल रिटर्न कहाँ जाएगा। एक सप्लाई हो गया, एक रिटर्न हो गया। ठीक है, 3 चीज समझ आ गई। अभी आप देखो कि जनरेटर में होता क्या है। जनरेटर में बेसिकली प्रेशर जो है ना, हाइड्रोजन का प्रेशर मेंटेन करते हैं 4 kg से लेकर के 5 kg तक। अलग अलग डिजाइन में अलग अलग प्रेशर हो सकता है, और हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा स्केप होता है, तो प्रेशर भी इसका डिटोरेट होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में या कभी फीलिंग करेंगे तो ऐसे तो सीधे सीधे 4 kg आएगा, पहले 0 kg से बढ़ना चालू होगा, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg ऐसे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा प्रेशर हम कितना रखें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के दोनों जनरेटर का दोनों सील है, जनरेटर का दोनों एंड है,
यहाँ पे कितना प्रेशर रखेंगे हम, यहाँ पे इस केजी पे कितना प्रेशर रखें कि ऑयल हमारा ज्यादा प्रेशर रखेंगे तो क्या होगा, अंदर चले जाएगा, ऑयल कैचर को पार करके अंदर चले जाएगा, हाइड्रोजन के अंदर चले जाएगा ऑयल, या एयर साइड में भी बाहर चले जाएगा। वो तो डिजाइन किया हुआ है, उसमें प्रेशर 4 केजी के प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है ना, ठीक है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है ना कि जो यहाँ से डिस्चार्ज का प्रेशर आता है तो डिस्चार्ज के प्रेशर को रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है। रेगुलेट कैसे करते हैं, वो डीपीआर के थ्रू, डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है ना। डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटर का पर्पस क्या है, डीपीआर आप समझो, डीपीआर क्या है, डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटर। इसको, ये स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है। इसका सेटिंग ऐसे करते हैं हम कि ये हाइड्रोजन का प्रेशर देखते रहेगा और उससे 1.1 केजी या 1.2 केजी या 1.5 केजी जैसा उसको सेटिंग किए हैं उतना प्रेशर, उतना ज्यादा प्रेशर डिस्चार्ज करते रहेगा, ठीक है। अभी देखो यहां से ये डीपीआर है, ठीक है। डीपीआर मतलब क्या है ना, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। इसमें क्या करते हैं ना, ये यहाँ आईओटी का जो रिटर्न आया ना, आईओटी का रिटर्न वहां से एक टैपिंग लेकर के इसमें डीपीआर में सप्लाई किए, ठीक है ना। डीपीआर में सप्लाई किए तो ये क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन का प्रेशर, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का प्रेशर अपने को डीपीआर में पता चलेगा कि कितना केजी है एक साइड में। और देखिए डीपीआर का दूसरा एंड कहाँ से कनेक्टेड है, इसके डिस्चार्ज से, मतलब डीपीआर लगा है उसके बाद से, तो आपको पता चलेगा कि ऑयल का प्रेशर कितना है। वो दोनों के बीच में कितना डिफरेंशियल प्रेशर आना चाहिए, 1.2 टू 1.5 केजी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो रहना चाहिए तो बोल तो दिए, बट उसको रेगुलेट कैसे करेंगे हम, तो उसको रेगुलेट करने के लिए दोनों साइड को मेजर करना पड़ेगा ना। तो ये जो ऑयल का प्रेशर दे रहा है उसको मेजर करते रहेगा, और ये जो अपन सप्लाई हेड H2 का प्रेशर है उसको मेजर करते रहेगा। सपोज यहाँ का प्रेशर अगर 3 केजी है हाइड्रोजन का, तो डीपीआर का आउटपुट कितना होगा बताइए। सपोज अभी डीपीआर ये देखो, डीपीआर बेसिकली क्या है ना, ये है डीपीआर, ठीक है। इसके इनलेट में 12 केजी का प्रेशर है या 10 केजी का प्रेशर है, ठीक है। अपने को इसके आउटलेट का प्रेशर कितना चाहिए, कितना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा, हाइड्रोजन प्रेशर प्लस 1.5 केजी, हाइड्रोजन के प्रेशर से कितना ज्यादा चाहिए, 1.5 केजी ज्यादा चाहिए मात्र, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का प्रेशर अगर 4 केजी है तो कितना चाहिए प्रेशर, 5.5 चाहिए। तो अब यहाँ 10 केजी आ रहा है, इसको क्या करेगा, वॉल को कंप्रेस करेगा, ठीक है ना, वॉल को थ्रोटल करके इसमें यहाँ पे डिस्चार्ज में देगा 5.5 केजी, क्लियर। हाइड्रोजन का प्रेशर अगर सपोज 3 केजी हो गया, कितना चाहिए, 4.5 चाहिए। 4.5 का काम कौन करेगा, डीपीआर करेगा। ये 10 केजी को कन्वर्ट कर देगा किसमें में, 4.5 में, क्लियर हुआ डीपीआर का काम। अब ये हाइड्रोजन का प्रेशर मैं आपको बता रहा हूं, तो डीपीआर का कौन बताएगा, डीपीआर कैसे बताएगा, कौन मॉनिटर कर रहा है, हाँ कैसे मॉनिटर कर रहा है, ये आपका जनरेटर के H2 साइड से कनेक्टेड है, तो यहाँ से इसका प्रेशर यहाँ पे इसको मिलते रहेगा, ठीक है। और इसका डिस्चार्ज में उतना प्रेशर रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके डिस्चार्ज से एक लाइन ले लेते हैं इसमें, क्लियर हुआ, डीपीआर क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो डीपीआर का बेसिकली पर्पस ये है कि in spite of the different pressure inside the hydrogen, it must maintain the generator
both in pressure at 1.5 kg more than the generator inside pressure. ठीक है, कितना भी प्रेशर रहेगा अंदर, डीपीआर का काम वही है कि उसका डिफरेंशियल प्रेशर को रेगुलेट करेगा। मतलब 1.5 kg पे सेट है तो जितना प्रेशर रहेगा उससे 1.5 kg मेंटेन करते रहेगा ऑलवेज। समझ आ रहा है ना? तो ये हुआ डीपीआर का काम। अब डीपीआर में उसमें भी अपना दो एंड है, ठीक है। एक ही डीपीआर से हम सप्लाई करके ना दोनों साइड जा सकते हैं, टरबाइन में भी, बॉयलर टरबाइन एंड में, और कौन सा एंड है, एक्साइटर एंड, ठीक है। बट एक डीपीआर इट मे गेट माल फंक्शन, कभी कभी इसमें क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, ऑल्दो क्या है, कभी भी वेपर आ सकते हैं, एयर ट्रैप हो सकता है, तो मैकेनिकल डिवाइस है, स्प्रिंग सही से काम नहीं किया तो काम नहीं करेगा, तो सही से प्रेशर नहीं देगा। प्रेशर ज्यादा दिया तो ठीक है जनरेटर में जाएगा, कम दिया तो जनरेटर का हाइड्रोजन बाहर से ले जाएगा। समझ रहे हो? तो उस कारण क्या करते हैं ना, इसका एक स्टैंड बाई डीपीआर भी रखते हैं, ठीक है। ये भी सेम काम करते रहता है। क्लियर? एट ए टाइम रिक्वायरमेंट कितने की है? एक ही की है। एक ही डीपीआर इज सेल्फ सफिशिएंट टू सप्लाई pressure to the both end of the generator, but for redundancy and safety point of view two DPRs are provided। दो DPR दिया हुआ है जो कि पैरेलली क्या होता है ना, इसमें बेसिकली अब दो DPR में से दोनों मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल इक्विपमेंट है, ठीक है। मेरा खराब हो गया, मेरे को कैसे पता चलेगा, काम करना बंद कर दिया, तो हम लोग ना दोनों डीपीआर के सेटिंग में ना थोड़ा सा अंतर रखते हैं। जैसे एक को 1.5 kg पे सेट करेंगे ना, तो दूसरे को 1.6 kg पे सेट करेंगे। क्लियर? तो हमेशा क्या होगा, 1.6 kg वाला देते रहेगा ना प्रेशर, जिसका ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा प्रेशर देगा उसको, ठीक है। जैसे ही वो सिस्टम से आउट होता है, कभी कम प्रेशर देने लगता है, तो क्या होगा, पीछे वाला बैकअप में रहता है, ये इसको सप्लाई करने लगेगा। क्लियर? ठीक है। अब दोनों एंड से सप्लाई हो गया, इसमें जनरेटर के दोनों एंड में सप्लाई हो गया और रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद में रिटर्न का सर्किट आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारा जगह पे ना वेस्ट गैस सिस्टम, वेस्ट फ्लूइड सिस्टम ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। वो पीजी क्या है? प्रेशर गेज। पीजी कहाँ लगा हुआ है? पीजी तुम लोग तो इसका भी तो नाम है सर, पीजी है क्या? ठीक है। अभी बेसिकली क्या होता है ना, जो बीओटी है ना, वैक्यूम ऑयल टैंक, ठीक है। बीओटी में ऑयल सप्लाई दो जगह से हो रहा है, एक एसओएसटी से, एक आईओटी से। पहले किससे होगा? आईओटी से होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेशर है। आईओटी में जो ऑयल आ रहा है वो मिक्स्ड विद हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम ऑयल टैंक उसका नाम दिया गया, क्योंकि उसको हम लोग उसको वैक्यूमिंग करते रहते हैं, वहां से हाइड्रोजन को ना निकालते रहते हैं। क्या होता है, इसमें जो ऑयल आता है ना, उसमें ना स्प्रे करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये क्लोज है, यहाँ पे ना एक्सट्रैक्शन फैन लगे रहता है, देखो लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। ठीक है। वैक्यूम पंप क्या करता है ना, यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन करता है। यहाँ पे हम जो ऑयल स्प्रे करते हैं ना, वो बहुत सारे ट्रेस ऐसा पास होता है, ठीक है। पास होने से कारण क्या होगा, हाइड्रोजन वहां से, हाँ, जो मिक्स है हाइड्रोजन ना वो निकल जाएगा, डिसॉल्व जो हाइड्रोजन रहेंगे ना वो वहां से रिमूव होंगे। जब रिमूव होंगे तो वहां से वैक्यूम पंप वहां से वो उसको रिमूव कर देगा, रिमूव करके एटमॉस्फेयर में बाहर में छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो बीओटी का पर्पस, इसलिए इस टैंक को बीओटी बोल रहे हैं, वैक्यूम ऑयल टैंक है, ऑलवेज वैक्यूम में काम करता है। जो भी ऑयल के सिस्टम के साथ हाइड्रोजन से एसोसिएटेड सिस्टम में हाइड्रोजन ट्रैप्ड हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। क्लियर? आईओटी समझ आ गया, बीओटी हो गया आपका। बीओटी में वैक्यूम पंप लगे रहते हैं। अभी एक और सिस्टम इसके साथ है लगा हुआ, वो है ना
आप देखो यहाँ नीचे जो हेडर बना हुआ है, ये हेडर कौन सा हेडर था? टरबाइन से लूप बना है। नहीं वो तो देख के बता दिए तुम, बट मैं ये हेडर का बात कर रहा हूँ। मेन लाइन क्या मेन लाइन? सर प्रोवाइड करा रहे हैं। सील ऑयल का सप्लाई हेडर बोलते हैं, सप्लाई है। ठीक है ना? सील ऑयल सप्लाई यहीं से होता है ना, इसको सील ऑयल का सप्लाई हेडर बोलते हैं, ठीक है ना? हेडर समझ आता है ना, हेडर। हाँ, सील ऑयल का सप्लाई हेडर है। इसमें एक और लाइन लगा हुआ है, देखो यहाँ पे, फ्रॉम टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम, दिख रहा है? दिख रहा है लिखा हुआ? ये बेसिकली क्या है ना, मैंने आपको क्या बोला कि ये सबसे क्रूशियल अपना मतलब डेंजरस सिस्टम है हाइड्रोजन वाला। 3 पंप तो लगाए हैं, 3 पंप लगाने के बाद भी कभी ऐसा हो सकता है ना कि तीनों पंप नहीं चले, तो हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमने ना यहाँ लूब ऑयल से भी एक पंप सप्लाई लिया। लूब ऑयल का जो सप्लाई हेडर था, जिसमें एओपी का डिस्चार्ज आकर के जोड़ता था ना, उससे एक टैपिंग यहाँ पे ले ली है, ठीक है? और यहाँ पे भी एक कंटिन्यूअस प्रेशर मॉनिटर रेगुलेटर लगा रहता है, सीपीआर बोलते हैं सिस्टम में, ठीक है? वो क्या करता रहता है ना, इधर का प्रेशर देखता रहता है, जब भी इधर का प्रेशर अगर डाउन हो गया तो वहां से लूब से सप्लाई होने लगेगा एट पर्टिकुलर टाइम में। क्लियर हुआ? बेसिकली कितने रिडंडेंसी हो गया? 4। सिस्टम हमको चाहिए 1 और हमारे पास है 4 रिडंडेंसी। क्लियर? हाँ 250 हो गया, 600 सब में एक ही रहता है। हाँ, क्या चीज? 250 का टरबाइन हो गया, उसमें तो उसमें भी 400 ये सिस्टम बोल रहे हो? हाँ, सर ऐसा कभी सप्लाई किया है इधर की कौन से हुआ है इसका हो सकता है ना। वो तो फैक्ट है, कभी हुआ है कि आपके मतलब नहीं, हमारे एक्सपीरियंस में तो नहीं हुआ है, बट कई जगह हुआ है। अभी रिसेंटली कहीं पे लास्ट ईयर जनरेटर जल गया था, है ना, ब्लास्ट हो गया था। उसका उसका कारण जो यही था, सीलर सिस्टम का फेलियर था। सीलर सिस्टम फेल होने के कारण में हाइड्रोजन एस्केप हो गया, और हाइड्रोजन एस्केप होने से आग लग गया था। कोरबा में हुआ, कोरबा में अभी अभी हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है, रिसेंटली। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे हुआ था। रायपुर में सर, रायपुर की तरह। हाँ शायद वहाँ पे जो सिस्टम, हाँ, तो वहाँ पे ये सिस्टम में बेसिकली चांसेस तो है ना, इसीलिए इतना रिडंडेंट सिस्टम डिजाइन किया गया है कि किसी भी कारण से अगर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा रियल में क्या ये बढ़िया दिखता है। ये तो पूरा बड़ा सिस्टम हो गया ना यार। ये देखो टरबाइन कहाँ पर है, कितने मीटर का होता है? 0 मीटर पे। जैसे देखो ये क्या है ना, डिजाइन पे है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर 250 का बात करें और 600 मेगावाट का, 600 का बात बताता हूँ मैं, तो 17 मीटर पे 17 मीटर पे जनरेटर है, ठीक है ना? ठीक है, 17 मीटर पे जनरेटर है। अब जनरेटर का जो लो वोल्ट सिस्टम था वो भी 17 उसी मीटर पे होगा। लो वोल्ट का सप्लाई हेडर, उसका रिटर्न जो है ना उससे थोड़ा नीचे है, मतलब अराउंड करीबन तुम समझो 15 मीटर पे है रिटर्न लाइन, 2 मीटर नीचे रिटर्न आता है। एमओटी जो था जहां से लो वोल्ट वगैरह सप्लाई होता था ना, ये 8.5 मीटर पे, ठीक है? सर यहाँ पे जनरेटर है, जनरेटर की जैसे 20 मीटर है तो वहीं बस कैलकुलेटर है, लेकिन ये नीचे ऊपर कैलकुलेटर, हाँ इसका नीचे ऊपर मतलब दूसरे पावर प्लांट में देखोगे तो बेसिकली जनरेटर है 20 मीटर में, तो होता है एक्सीलेटर ऊपर एस्पीडर्स रहते हैं जनरली, बट वहीं भी रहते हैं, बगल में सर बगल में भी रहते हैं। अलग अलग प्लांट के सबके डिजाइन चेंज होता है। डिजाइन इसका बहुत बिल्कुल 600 का देखेंगे तो उसका एचपी 17 मीटर है, 250 में देखेंगे तो एचपी मीटर आपका 8.5 मीटर, तो वही 250 8.5 मीटर, 8.5। तो ये बेसिकली क्या है, वो सिस्टम बेसिकली डिजाइनर के हिसाब से ना, कौन सा सिस्टम कहाँ रखना है, कौन सा ऑयल
डिजाइन किया है। इन जनरल जो सीलर सिस्टम जो है ना, इस सीलर सिस्टम का जो स्पीड है, यहाँ पे सारे पंप्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सब 0 मीटर है, ठीक है ना, 0 मीटर पे। और आपको जो सप्लाई कहाँ करना है, 17 मीटर से जनरेटर के पास, ठीक है। फिर आप एसओएसटी से जो ऑयल लेते हैं ना, वो 17 मीटर से थोड़ा सा नीचे में ही है, मतलब 15 मीटर के आसपास में, 15 मीटर 16 मीटर, ठीक है। लेकिन जो जो ये एसोसिएटेड सिस्टम है ना, ये वाला, इसमें दोनों सीरियल पंप है, आईओटी है, पीओटी है, वैक्यूम पंप है, डीपीआर है, ये सब एक ही जगह पे है। छोटा सा इतना बड़ा सिस्टम होगा, ठीक है, 0 मीटर पे, 0 मीटर पे जहाँ पे पंप वगैरह ना, वहीं पर है। इतना बड़ा सिस्टम है जहाँ पे तो पंप, 3 पंप लगे हुए हैं, और उसका आईओटी टैंक बना हुआ है, डीटी टैंक बना हुआ है, इसको बोलते हैं सीरियल स्किड, ठीक है। सीरियल स्किड जो है ना, एक छोटा सा ही पंप, छोटा सा सेटअप है, इस 0 मीटर पे है, बट ये सप्लाई कहाँ से लेता है, हमारा एसओएसटी से अगर लेता है तो ऊपर से लेता है, सप्लाई देता भी कहाँ है, तो 17 मीटर पे, ठीक है। अलग अलग डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई हेली डिजाइन, हाँ हेली डिजाइन है, सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली बेसिक जो ओवरव्यू है ना, ये क्लियर हो गया क्या सीलर सिस्टम का? किसी को भी डाउट थोड़ी है इसमें? रिप्लेस कर सकता है, इनर्ट गैस कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन क्यों यूज करते हैं, इसका क्या पर्पज है? हाँ, इसलिए यूज करते हैं। इनर्ट गैस यूज करना है, हमारा बेसिक पर्पज ये है, कुछ रिएक्शन ना हो, जनरेटर के अंदर में जाता है, तो उसके लिए यूज करना है। बट उसमें हाइड्रोजन के अलावा और भी गैस यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली हाइड्रोजन इससे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल है कूलिंग इफेक्ट के लिए और कंडक्टिविटी के लिए, और सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, क्योंकि ये क्या होता है, ऑयल हाइड्रोजन गैस जो है ना, पूरे वाइंडिंग्स के अंदर सभी जगह अंदर में, तो वही जाएगा ना। तो ऐसा गैस चूज करना है कि जो वो सब पर्पस करे, बिल्कुल करे, ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़े हैं? अभी आप देखो, इसमें कंपोनेंट्स तो मैंने आपको बता दिया अभी सब कुछ। कंपोनेंट में एसओएसटी है, वैक्यूम ऑयल टैंक है, आईओटी है, इंटरमीडिएट ऑयल टैंक है, वैक्यूम ऑयल टैंक में ही लगा हुआ है सीरियल वैक्यूम पंप, है ना, वैक्यूम पंप से लगे हुए हैं। सीरियल पंप अपने पास 2 + 1 3 है टोटल, ठीक है। सीरियल कूलर है, सीरियल फिल्टर है, बीयरिंग चेंबर, एग्जॉस्ट फैन भी एक लगे रहता है। बेसिकली जो टरबाइन, जो जनरेटर के दोनों बीयरिंग्स है ना, जनरेटर के साथ में लगे रहते हैं, ठीक है ना, वहां पे भी फ्यूम्स आते हैं, ठीक है। ऑयल जाएगा तो फ्यूम्स आएगा, तो फ्यूम्स आते हैं, तो वहां पे एक एग्जॉस्ट फैन लगता है, बीयरिंग चेंबर एग्जॉस्ट फैन, जो कि आपको वहां से फ्यूम्स को बाहर एक्सपेक्ट करता है। बीयरिंग रहेगा, उसके ऊपर में ही उसकी चैम्बर से ही इसका सप्लाई लिया, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं इसमें। अब स्पेसिफिकेशन देखिए, रिक्वायरमेंट कितना है अपना, 420 एलपीएम का कैपेसिटी है एक पंप का, ओके। और उसका डिस्चार्ज प्रेशर आता है 12 kg, क्लियर। 12 kg का डिस्चार्ज प्रेशर रहता है, 2 × 100% लिखा हुआ है, मतलब एक ही रिक्वायर्ड है 100% का, एक स्टैंड बाई है, क्लियर। डीसी सीलर पंप में सेम ही पंप रहेगा, पंप सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे मोटर का। तो मोटर यहाँ पे डीसी है, रेस्ट ऑल द थिंग्स वही है, ठीक है। इसके बाद वैक्यूम पंप है नीचे में, छोटा सा पंप, छोटा सा वैक्यूम पंप लगा था, छोटा सा टैंक, छोटा सा पंप, उसके लिए वैक्यूम का है, ठीक। फिल्टर है, डुप्लेक्स फिल्टर है, ठीक है। कूलर, सीलर कूलर लगे हुए हैं, उस कूलर का डिजाइन देखिए कहाँ, आउटलेट इनलेट टेम्परेचर 66 डिग्री है, ठीक है। कूलर में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली यही देखते हैं कि उसका कितना टेम्परेचर डाउन करता है, ठीक है। तो इनलेट डिजाइन के हिसाब से इनलेट का 66 होगा, तो आउटलेट 41 डिग्री का डिस्चार्ज मिलना चाहिए, क्लियर। सर इसमें
एमओटी में 45 रहता है तो 41 रहता है। हाँ 41 का डिजाइन है। तो 45 ही रहता है। इसमें क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे 40 to 50 के बीच में मेंटेन होता है, ठीक है। इसमें जैसे ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ था ना एमओटी में, इसमें कोई कंट्रोल वाल्व नहीं लगा हुआ है। इसमें एक थर्मल क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बेसिकली ना एक थर्मोस्टेटिक वॉल लगा हुआ है। थर्मोस्टेटिक वॉल का क्या पर्पज है, थर्मोस्टेटिक मतलब समझ रहे हो आप, मतलब टेम्परेचर से वो एक्ट करता है। थर्मोस्टेटिक वॉल बेसिकली क्या करता है, यदि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तो सम ऑयल को ज्यादा स्टॉप कर देगा ताकि सब कूलर हो जाए। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो थर्मोस्टेट कम हो जाएगा, कम होने से बाईपास हो जाएगा, तो उसके कारण मेंटेन होता है, ऑटोमेटिकली डिजाइन के हिसाब से मेंटेन होता है। यहाँ पे कोई अलग से टेम्परेचर कंट्रोल वाल नहीं है कि जो भी कंटिन्यूस टेम्परेचर कंट्रोल हो, ठीक है। इसके बाद आपका CW, इसका कूलिंग वाटर सप्लाई जो होता है वो भी DMCW है, ठीक है। DM वाटर होता है सप्लाई कूलिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा 10-15 मिनट ब्रेक करते हैं फिर चालू करेंगे, है ना। 15 मिनट हम लोग भी रेस्ट करो। आप लोग इसको रिकॉल कर लो और कुछ डाउट होगा तो बताना, ब्रेक करके फिर चालू करते हैं। तो लंबा है ना कंटिन्यू। स्लाइड देखना कितनी रहती है। आगे जाना है, आगे जा रहे हैं।
सीसी तो है। भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। SOST देखो रिटर्न है ये तुम्हारे जनरेटर भाई ये देख सकते हैं, ये देख यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑयल इधर से आके एसएसटी से आपका यहाँ पे वो ड्रेन पे जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ ड्रेन पे जा रहा है ना, देखिए ठीक है। एसएसटी को आ कहाँ से SOST को आएगा यहीं से देखो रिटर्न हेडर है, जितना रिटर्न जा रहा है ना, जैसे रिटर्न हेडर बना, ये रिटर्न हेडर SOST को यहाँ डायरेक्शन देखना से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, ये दो लाइन जो आ रही है। अच्छा हाँ, जनरेटर का रिटर्न हेडर, जनरेटर का जनरेटर पेयरिंग का जो दो रिटर्न लाइन बता दी ना, आउटलेट लाइन ये दोनों से आ रहा है SOST। बेरिंग से दोनों से डायरेक्ट वापस रिटर्न मिल जाएगा। हाँ। अब ये है कि एसओएसटी जो है हमारा लगभग इसका 50% जो है वो हमेशा चार्ज रहे, उसके लिए वहाँ पे उसको बैंड करते हैं, और तो बैंड नहीं भी करते फिर भी वो 50% चार्ज होता है, क्योंकि उसको जो टैपिंग है वो यहीं से लिया मतलब तो वहाँ पे नीचे में टैपिंग होगा, यहाँ पे बना दिए सर। वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ करते टाइम सर ने नीचे से लिया था, ध्यान दिया होगा। जितना लेवल रखना है कोई ठीक है। चलो बस खत्म। थैंक यू। केवल भीड़ की बात
ठीक है। तो बोर हो गए क्या? हैं? एंड में नींद आ जाता है। अच्छा हम भी तो सो रहे थे कुछ सो के नहीं आते। सेकंड हाफ की क्लास अच्छा आप लोग उधर कॉलोनी में रहते हैं? हाँ? हाँ। ऑयल रेगुलेट होके जनरेटर के दोनों एंड पे गया, दोनों एंड पे आपका एक तो H2 साइड गया और एक आपका एटमॉस्फेयर साइड। सर H2 का प्रेशर तो ठीक है 4 kg 4.5 kg के आसपास अराउंड, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो उसके एक्सपेक्ट में काफी कम है, तो ऑयल उधर से तो ज्यादा मतलब बाहर आने की तो कैसा रहेगा? उसमें लगे रहता है। ठीक है, वो जो जो मैं आपको ऑयल कैचर बताया है ना, उस टाइप का डिजाइन रहता है कि बाहर ना निकले, स्केप ना हो। ठीक है, कई सिस्टम में क्या होता है ना, दो अलग अलग पंप लगे रहते हैं, क्योंकि आप जो बोले ना H2 साइड का अलग प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक का अलग प्रेशर है। चाइनीज यूनिट्स को देखोगे ना तो उसमें दो पंप लगे रहते हैं, सील पंप H2 साइड, सील पंप एयर साइड। एयर साइड के लिए अलग प्रेशर से देते हैं, H2 साइड के लिए अलग प्रेशर से देते हैं। इस टाइप का भी सिस्टम होता है। ठीक है, चाइनीज सिस्टम इस टाइप का सिस्टम है। यहाँ पे सिंगल पंप डिजाइन है, दोनों साइड का सिर्फ तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे रहता है, वो ऑयल कैचिंग का जो डिजाइन है उसमें अलग अलग अंतर है। ठीक है, सर जो आईओटी में ऑयल आ रहा है उसमें अपन बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन कुछ भी मतलब मिक्स हो। मिक्स रहता है, तो उसको अपन जब अपन इधर से वैक्यूमिंग करके वेस्ट गैसेस के से जब बाहर निकालते हैं वहाँ भी तो एक्सप्लोर होने के चांसेस है ना। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम वो जो एक एक्सप्लोजन का रेंज है जिसमें मोस्ट एक्सप्लोसिव है, ठीक है ना, तो इसको बेसिकली ये जो वेस्ट गैस रहता है ना, ये बेसिकली आप देखोगे ना, ये हमारा टरबाइन फ्लोर के ऊपर में जाकर के बाहर फेंकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज है ना, हाइड्रोजन इज नॉट अ सेल्फ इग्निशन टाइप गैस, उसको एक इग्निशन चाहिए जलने के लिए। ठीक है, एक स्पार्क मिलेगा ना तो वो पूरा उसमें आग लग जाएगा, बट स्पार्क नहीं मिलेगा तो नहीं लगेगा, ऐसा है। ठीक है, तो स्पार्क हम उसको एटमॉस्फेयर में मतलब अपने टरबाइन, जो अपना टरबाइन फ्लोर रहता है ना, टरबाइन फ्लोर के उसका जो टॉप है ना, उसके ऊपर में जाकर के वहां पे एग्जॉस्ट करते हैं। जितने भी वेस्ट गैसेस जो भी दिख रहे हैं ना इसमें, जहाँ पे भी सबका डिस्चार्ज पाइप निकाल करके वो बहुत ऊपर जा करके इसीलिए निकाल के फेंकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई स्पार्किंग का जगह नहीं है, चांसेस नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए वो सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। और उस ऊपर जाने के बाद में वो एटमॉस्फेयर में चले गया तो उसकी जो क्या बोलते हैं परसेंटेज वैसी कम हो जाएगा। ठीक है, प्योरिटी बहुत ही कम हो जाएगी, तो वहाँ पे वो अप्रोक्स नेग्लिजिबल हो जाता है, वहाँ पे उसके आग पकड़ने के चांसेस, फायर के चांसेस कम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और तो हम लोग क्या क्या देखा अभी, अपन सिस्टम में क्या क्या देखे। सिस्टम में सबसे पहला चीज था कि इसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है, सही है, बोलो भाई। सीलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? सीलिंग ऑफ सील ऑफ हाइड्रोजन एंट्रिंग। क्या क्या बोलते भाई?
फिर से बोलो जरा, क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन, आप क्या बोल रहे हो बताइए। हाइड्रोजन को एस्केप करने से बचाना है, ठीक है ना। ठीक है, फंक्शन ऑफ सीरियल सिस्टम इज टू प्रिवेंट escape of hydrogen from the generator to the atmosphere, right? उसके बाद दूसरा और फंक्शन क्या था, लुब्रिकेशन ऑफ द जनरेटर एंड सील्स। जो सील्स है ना वो भी रोटेट होते हैं बीरिंग के साथ साथ में, है ना, रोटरी पार्ट है, तो उसका लुब्रिकेशन का भी काम करता है। क्लियर, ये हो गया इसका फंक्शन। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स जो थे, सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? SOSP, IoT, DOT, SOP, DCSOP, DPR, फिल्टर, कूलर और वैक्यूम पंप और ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल और बीरिंग चैम्बर, एग्जॉस्ट फैन था और रिंग रिलीफ, हाँ, और यस CPR हो गया। ठीक, ठीक है, तो अपना जो ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया बात इस पे, तो आगे बढ़ते हैं। सारा स्पेसिफिकेशन तो देख लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनिशियल फीडिंग। सीरियल सिस्टम चलाना है तो पहले तो इनिशियल फीडिंग का जरूरत है ना, क्लियर। ऑयल होना चाहिए सिस्टम में, ऑयल फील्ड होना चाहिए, तब तो सिस्टम चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को उस सिस्टम में देखे थे, डीसी का मैं बताया ना, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमने दोनों एसओपी का सक्शन कहाँ से लिया था, बीओटी से, और डीसी एसओपी का सक्शन कहाँ से लिया था, क्यों भाई? जो मोटर रहेगा ना बीओटी में, सप्लाई चल रहा है, सप्लाई कट हो जाएगा तो क्या हो गया, मान लो वैक्यूम में नहीं चला तो उसमें हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है, आयरन वगैरह भी चलता है, फैन वगैरह जो हाइड्रोजन को निकालता है, सब नहीं चलेगा तो क्या हो गया, हैजार्ड हो सकता है, डायरेक्ट एसओएसपी का होगा, डायरेक्ट एसओएसपी काफी डाउन, गुड, ठीक है। डीसी एसओपी जो है, इससे इमरजेंसी इक्विपमेंट, ओके। इमरजेंसी के केस में आपका अगर बीओटी में ऑयल नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, मतलब सक्शन नहीं दे सकते हैं। बट डीसी एसओपी को, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि वो एंड तक सबसे लास्ट इमरजेंसी इक्विपमेंट है, इसलिए उसका सक्शन इज डायरेक्टली फ्रॉम द एसओएसपी। सब जगह ऑयल खत्म भी हो जाएगा ना तो एसओएसपी में ऑयल रहेगा। क्यों रहेगा ऑयल? क्योंकि वहां पे ऐसा साइफन बना हुआ है, क्लियर, तो उतना ऑयल तो रहेगा ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए डीसी एसओपी का सक्शन वहां से दिया हुआ है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है ना, जो अपना एसओपी का दोनों एसओपी के लिए, जो एसओएसपी के लिए, एसओएसपी का भी मेकअप बोलोगे कि वहीं से लेता है सर, एसओएसपी का भी तो वहीं से लेता है,
बीओटी का मेकअप भी तो एसओएसटी से आता है, डीसी का वैसे बीओटी का मेकअप जो है ना सर्टेन इतना पोर्शन पे रहता है, ऊपर थोड़ा ऊपर, ठीक है। इसलिए रहता है कि जो नीचे सेटल है वो अगर सेटल रहते हैं तो थोड़ा उसमें डर्ट पार्टिकल्स आने के चांसेस रहते हैं। एसओएसटी से थोड़ा हो जाए ऊपर पोजीशन पे रहता है, बट एसओएसटी का लेवल जो है ना सबसे नीचे से रहता है। ये भी इसलिए डिजाइन इस हिसाब से किया हुआ है ताकि हमारा इमरजेंसी के केस में इसमें कुछ ऑयल तो रहे, बचा हुआ रहे, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि सिस्टम में जैसे ऑयल तो कहाँ बाहर तो नहीं जा रहा है, जो हाइड्रोजन के दोनों साइड का भी ऑयल है वापस इसी साइड गिर रहा है, इस साइड गिर रहा है, लूब ऑयल भी जा रहा है और सील ऑयल वाला जो ऑयल है वो तो इसी साइड आ रहा है, एसओएसटी में ही आ रहा है। और जो हाइड्रोजन साइड है वो कहाँ जा रहा है, आईओटी में जा रहा है। मतलब ऑयल हमारा सिस्टम से बाहर कहीं नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, बाहर वही ऑयल जाएगा जो सपोज कहीं लीकेज हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ अगर लीकेज हो रहा है, या फ्यूम्स के पार्ट्स, फ्यूम्स के उसमें मतलब फ्यूम्स से अगर निकलता है कुछ मिस्ट के फॉर्म्स में या फ्यूम्स के फॉर्म्स में अगर कुछ स्केप होता है तो वो थोड़ा थोड़ा ऑयल कम होगा, ठीक है। तो मतलब हमारा एक बार सिस्टम अगर चार्ज हो गया, सिस्टम में फिलिंग हो गया तो सिस्टम में सफिशिएंट ऑयल रहता है ताकि वो चलते रहे। क्लियर है ना, कम नहीं होना चाहिए। तो पहला इनिशियल फीलिंग करने के लिए ओपन द सील ऑयल स्टोरेज टैंक आउटलेट वॉल टू सील ऑयल सिस्टम फॉर द इनिशियल फीलिंग। सील ऑयल सिस्टम में एक वॉल लगा हुआ था, उसको वॉल खोलेंगे ताकि वहां से ना ऑयल इसमें सील ऑयल सिस्टम में आए, ठीक है। सील ऑयल सिस्टम नीचे में कौन कौन से थे आपके, आईओटी थे, बीओटी थे, सब में फीलिंग होगा पहले, ठीक है। ओपन द वैक्यूम टैंक इनलेट वॉल एंड चेक वैक्यूम टैंक लेवल इज राइजिंग टू मेंटेन अप टू 60%। उसका जो लेवल का रेंज रहता है ना उससे 60% तक अपने मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर ओपन द आईओटी इंटरमीडिएट ऑयल टैंक इनलेट वॉल एंड चेक द वैक्यूम टैंक लेवल इज राइजिंग एंड मेंटेन अप टू 16%, ठीक है। वो आईओटी होगा वहां पे, कलर लिख दे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद ओपन इनलेट वॉल एंड आउटलेट वॉल्स ऑफ बोथ द एसी पंप, एसी सीलर पंप के इनलेट आउटलेट वॉल्स ओपन करके रखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इसमें इतना पढ़ने का या समझने का जो है ना, आप सिस्टम के बारे में जान गए, अभी सिस्टम के बारे में जान गए तो आप सोचो सिस्टम को हम लोग कैसे फिलिंग करेंगे, खुद से सोचो कैसे फिलिंग करेंगे उसको, वही चीज लिखा होगा इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। सिंपली आप देखोगे तो क्या है, हमारा हमारा पहले सिस्टम में ऑयल कहीं फील्ड होना चाहिए, तो सिस्टम में फील्ड कहाँ से होगा, एसओएसटी से जो भी ऑयल फिलिंग के लिए लाइन देंगे उसको सबसे पहले चार्ज कर देंगे, ठीक है। वैक्यूम और टैंक में लेवल ले लिए, आईओटी में लेवल ले लिए, दोनों में आपको मैंने बताया ना फ्लोट्स लगे हुए, तो जितना उसका रिक्वायरमेंट है ना वो उसका आकर के मेंटेन हो जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब सारा सिस्टम फिलिंग हो गया, फिलिंग होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सारे पंप्स को लाइन अप करेंगे। तो पंप का सक्शन वाल्व खोल दिए, पंप का डिस्चार्ज वाल्व खोल दिए, पंप का एक पीआरवी लगे रहते हैं, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगे रहते हैं, वो सब वाल्व खोल दिए। उसके वाल्व खोलने के बाद पंप चलाना है तो पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है वो पूरा थ्रू होना चाहिए। पंप का सक्शन खोल दिए, डिस्चार्ज खोल दिए, और उसके आगे में क्या क्या थे, क्या क्या थे, कूलर थे, फिल्टर थे, फिर डीसीआर थे, फिर इसके बाद रिंग रिलीज थे, और फिर सप्लाई डायरेक्ट चले जाते। तो वो सारे में वॉल्स लगे रहते हैं, क्लियर। तो सारे वॉल्स उस टाइप से अपने को लाइन अप करना है, लाइन अप करना मींस ओपन करके रखना है, ठीक है ना। तो वही है, सारे इनलेट वाल्व खोलना है। फिर डीसी का अपने सप्लाई कहां से लिए, एसओएसटी से लिए, उसको भी लाइन अप करना पड़ेगा। उसका सक्शन वाल्व खोलो ताकि ऊपर से आए, डिस्चार्ज वाल्व खोलो ताकि वो सप्लाई हेडर पे चार्ज हो जाए, ठीक है। इसके बाद इस सिस्टम को ना नेचुरली फिल होने देना है ताकि सिस्टम में पूरा ऑयल फिल हो जाए, ठीक है। और अपने आप ही सिस्टम फील्ड होकर के उसका वेंटिंग होकर के प्रॉपर्ली वो पूरा फील्ड हो जाए। क्यों, कैसे फील्ड हो जाएगा, हमारा लोबल हेडर जो है या एसओएसटी कहां पर है, 17 मीटर पीछे, थोड़ा सा 15 मीटर पे है, और हमारा सील हेडर जो है, सील का सारे इक्विपमेंट मतलब सील स्किड जो है वो 0 मीटर पे है। तो ऑटोमेटिकली इतना ग्रेविटी है आपके पास, ठीक है ना। तो उससे धीरे धीरे फिलिंग हो जाएगा, फिलिंग होकर के पूरा चार्जिंग हो जाएगा, पूरे सिस्टम में ऑयल फील्ड हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद कूलर चार्जिंग हो गया, वेंटिंग हो गया, फिल्टर चार्जिंग हो गया, फिर डीएमसीडब्ल्यू लाइन साइड से, डीएमसीडब्ल्यू लाइन से कूलर को लाइन में लेना पड़ेगा, क्लियर। इसके बाद फिल्टर को चार्जिंग करके रख देंगे, दोनों फिल्टर को चार्जिंग करके रख देते हैं पहले से। ऑयल भर जाता है ना तो फिल्टर में भी ऑयल थोड़ा इसमें स्टोर रहता है,
तो दोनों साइड को फिल करके एक साइड को सर्विस में रख लेंगे। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट है? इसके बाद क्या है, कूलिंग वाटर ऑफ सीलर कूलर टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, oil cooler is charged from the DMCW side and oil side and proper venting done. Power supply vacuum pump and fuel pumps are normalized. ठीक है, सारा सिस्टम फिलिंग हो गया, ऑयल पूरा क्या बोलते हैं सिस्टम में ऑयल फिल्ड हो गया। ऑयल फिल्ड होने के बाद में कूलर्स लगे हुए हैं, तो कूलर्स के लिए हमको एक्स्ट्रनली इसमें कूलिंग एजेंट कूलिंग मीडिया प्रोवाइड करना है, इसके लिए DMCW, तो DMCW लाइन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद अगर सारे पंप सब कुछ रेडी है तो पंप चलाना है, पंप चलाने के लिए पंप का पावर सप्लाई ऑन करो। क्लियर? अब स्टार्टअप प्रोसीजर, इसमें भी सिमिलरली जैसे हम उसमें किए थे ना वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, अपन डीसी सीरियल पंप से ट्रायल स्टार्ट करते हैं, लाइन फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो डीसी से इसलिए करते हैं क्योंकि डीसी क्या है ना, इमरजेंसी के लिए, एक्सट्रीम इमरजेंसी में डीसी आता है, तो सबसे पहले उसी को हम लोग मौका देते हैं कि ट्रायल हो जाए और स्टेब्लिश हो जाए। ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या है कि हो सकता है हमारा वैक्यूम में वैक्यूम ना हो, या आईओटी में लेवल सफिशिएंट ना हो, या हो सकता है कि अगर एयर ट्रैप हो या इससे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो जब सिस्टम में आएगा डायरेक्टली वहां से तो दिक्कत हो सकता है। और यहाँ क्या है, डायरेक्टली वहां से डीसी तक सप्लाई दिए हुए हैं अपन एसओएस, तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऊपर में कनेक्टेड होता है या एग्जॉस्ट गैस से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे चांसेस नहीं है सब। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डीसी से चालू करते हैं। ठीक है, पंप चलाएंगे, check for any abnormalities on DC fuel album, check the pump discharge pressure is more than 10 kg. ठीक है, wait till the pressure gauge of seal oil filter is showing steady state. If DC seal oil pump is running healthy, start the AC seal oil pump and stop the DC seal oil pump. DC अगर हेल्दी हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि DC चालू करेंगे, फिर DC को बंद कर देंगे। अभी DC अपना प्रूव हो गया है, सपोज AC में कुछ प्रॉब्लम भी आता है ना, तो DC है हमारे पास, प्रेशर लो होगा तो DC चालू हो जाएगा, ये चालू कर देंगे। ठीक है, AC चल गया। If the seal oil pump header pressure is maintaining more than 10 kg, open the isolation MIV for oil coming to the turbine loop valve system. सिस्टम हेल्दी हो गया ना, तो जो loop valve से सप्लाई हेडर था ना, loop valve सप्लाई हेडर एक लाइन तो उसको चार्ज करके रख देंगे, उसका MIV को चार्ज करके रख देंगे। जो CPR है, CPR तो क्लियर हो गया ना सबको? ये seal oil का हेडर है। ठीक है, यहाँ से लूप वाल्व का हेडर से सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे एक MIV है। MIV मतलब होता है मैकेनिकल मैनुअल आइसोलेशन वाल्व। ठीक है, MIV का मतलब होता है मैनुअल आइसोलेशन वाल्व। मैनुअल आइसोलेशन वाल्व के बाद में यहाँ पे एक CPR लगा है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं CPR। ये क्या करते रहेगा, यहाँ से यहाँ प्रेशर देखते रहेगा। ठीक है, ये CPR में ना यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड रहेगा। ठीक है, इसका प्रेशर से यहाँ पे सेट किया रहेगा, इसका प्रेशर देखते रहेगा। यहाँ अगर इस लाइट का प्रेशर कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसका ऊपर का स्प्रिंग है, इसके ऊपर में प्रेशर है, प्रेशर कम होगा तो ये स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा, तो ये वॉल ओपन हो जाएगा। ऐसा होता है CPR। क्लियर? तो हमारा लूप वाल्व अगर सील वाल्व सिस्टम हेल्दी हो गया, हम लोग उसको लूप वाल्व से भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट डीसी पंप हो गया ये। हाँ, 740. If serial pump header pressure is maintaining more than 10 kg, open the isolation of oil coming from the turbine loop valve system. ठीक है, फिर while filling COT in the generator, ensure the seal oil pressure is increasing up to maintain DP up to 1.3 to 1.8 kg. Spring relief pressure of at least 1 kg above the seal oil pressure. ठीक है, start on vacuum pump, provide seal oil skid and other pumps on standby. Check vacuum tank 0.1 to AVS pressure. तो इसमें एक और चीज आया आपका, अब seal oil सिस्टम चार्जिंग हो गया, पंप चल गया, डीसी पंप चल गया, एसी पंप चल गया। एसी पंप चलने के बाद हम उसको लूप वाल्व से थ्रू करते थे, लूप वाल्व से थ्रू हो गया। ठीक है, इसके बाद उसमें जो वैक्यूम पंप्स लगे रहते हैं वो वैक्यूम पंप चला देना है ताकि वहां पे प्रेशर वैक्यूम मेंटेन होने लगे।
ठीक है, ऑयल चार्ज हो गया, फिल्टर चार्ज हो गया, कूलर चार्ज हो गया, कूलर से कूलर का डीएमसीडब्ल्यू लाइन चार्जिंग हो गया, सारा सिस्टम चार्ज हो गया। अब ये सिस्टम बना जिसके लिए वो भी करना पड़ेगा, सिस्टम हाइड्रोजन फिलिंग के लिए बना हुआ है, तो हाइड्रोजन फिलिंग करना पड़ेगा। हाँ जी, यही तो मैं पूछने वाला था। हाँ, अभी क्या है कि हाइड्रोजन फिलिंग करना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फिलिंग करने का प्रोसीजर जो होता है ना, इसमें इसमें क्या है कि हमको जनरेटर के अंदर में अभी जैसे कोई गैस नहीं है, जनरेटर अभी खाली है पूरा, उसमें क्या रहता है पता है, एयर रहता है, ठीक है। इसके बाद सील और सिस्टम हम लोग चलाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसमें एयर का सप्लाई करना पड़ता है। क्यों सप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि हमारा सिस्टम आप देखें ना, एक तरफ से हम लोग हाइड्रोजन का प्रेशर रहना चाहिए, रिंग रिलीफ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और हमारा अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो देयर इज ए चांसेस ऑफ एस्केपिंग द ऑयल इनटू द जनरेटर। मतलब जनरेटर के लास्ट पोर्शन में ही है, थोड़ा सा भी एस्केप होगा तो कहाँ चले जाएगा, जनरेटर में चले जाएगा ऑयल। जनरेटर में ऑयल भी नहीं जाना चाहिए। तो कभी भी हम लोग चार्जिंग करते हैं ना, हम लोग उसमें एयर फिल करते हैं। सबसे पहले जनरेटर में क्या फिल करते हैं, एयर। तो जैसे ये सील सिस्टम चालू किए ना, चालू करने के बाद में सबसे पहले एयर फिल करेंगे। एयर फिल करके क्या करेंगे, अब सपोज हमको सबसे पहले ना बहुत सारा प्रोसीजर्स है कमीशनिंग के टाइम में। हाइड्रोजन तो क्या होता है, एक बार फिलिंग कर दिया, फिलिंग रहता है, उसको निकालते नहीं, निकालेंगे तो उसकी जगह पर फिर उसको रिप्लेस करेंगे एयर से। ठीक है, एयर कौन सा एयर, ड्राई एयर। ड्राई एयर कहाँ से मिलेगा अपने को, हाँ, इंस्ट्रूमेंट एयर से। ठीक है, ड्राई एयर चाहिए तो अपने कहाँ से मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट एयर से। तो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर हम लोग जनरेटर के अंदर जैसे डिजाइन है अपना 4 kg 5 kg है, तो उतना एयर हमेशा भर के रखते हैं स्टार्टिंग में। क्लियर, जैसे स्टैंड स्टिल का बंद होकर क्या है, जनरेटर रेडी हो गया, अगर हम लोग सब रेडी हो गए हैं, सबसे पहले एयर फिल करके रखेंगे, उसको 3 kg 4 kg तक 4 kg प्रेशर उसके डिजाइन के आसपास लेकर के रखते हैं। सबसे पहला एयर। अब हमारा पर्पस क्या है, इसमें हाइड्रोजन डालना है। एयर और हाइड्रोजन मिक्स होकर के क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, होता है ना। ठीक है, तो एयर को जब अपने को अभी जनरेटर में रिप्लेस करना है हाइड्रोजन, तो उसके पहले उसका एयर को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एयर और हाइड्रोजन एक साथ जाएंगे तो देयर इज मे बी चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। क्लियर। दूसरा रोटरी पार्ट है, रोटेशन में आता है, तो रोटरी पार्ट है तो उसके लिए क्या होता है कि आपका ये क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन होने के चांसेस है, तो स्पार्किंग होने के चांसेस है, तो आग लगने के भी चांसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एयर को रिप्लेस करते हैं सबसे पहले, किससे करते हैं, CO2। ठीक है, तो एयर को रिप्लेस करेंगे CO2 से। पहले क्या करेंगे, CO2 फिलिंग करेंगे, फिर एयर निकालेंगे, फिर CO2 फिलिंग करेंगे, फिर एयर निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार CO2 फिलिंग हो गया, जनरेटर के अंदर आप क्या सिर्फ भरा हुआ है, CO2 भरा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, CO2 को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से। क्लियर। अभी आप देखो, एयर और CO2 और हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीन गैस अभी हमारे पिक्चर में आ गए। तीन गैस में से हम बोल तो रहे हैं कि इसको भरेंगे उसको निकालेंगे, उसको भरेंगे इसको निकालेंगे, बस करेंगे कैसे, हैं? कैसे करेंगे, वैक्यूम पंप से। और कोई ज्यादा प्रेशर देंगे तो निकलता जाएगा, एक साइड को करना पड़ेगा। हैं? एक साइड फील होगा तो दूसरी साइड से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। सपोज की एयर भरा हुआ है तो CO2 का प्रेशर ज्यादा करेंगे तो एयर एक साइड से निकलता जाएगा। हाँ, क्या बोले, ज्यादा प्रेशर करके निकलता जाएगा, एक साइड से निकलता जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैं उस स्लाइड में एक चीज था यार, वो लूबाल वाले में और बारिंगर वाले में एक था कि बारिंगर चलाने से पहले सीरियल का डीपी था ना, डीपी मोर देन 1.2 kg होना चाहिए, एक पॉइंट था उसमें।
वो क्या था, अभी उसको आप समझो कि वो क्या था बेसिकली, कि कभी भी बारिंग पे अपने को रोटेट करना है ना, तो डीसी सील और सिस्टम पहले चार्ज होना चाहिए। क्यों? वो डीपी आना चाहिए। डीपी कैसे आएगा? सील और सिस्टम का डीपी बोला था ना, डीपी। डीपी मतलब हाइड्रोजन और सील के बीच का जो डिफरेंशियल प्रेशर है, दैट इज डीपी। तो उस स्लाइड पे था कि बारिंगर ऑन करने के लिए हमारा सील ऑयल का डीपी मस्ट बी मोर देन 1.2 था ना, एक ऑटो सीक्वेंस लॉजिक में था वो वाला। तो उसमें क्या था, 1.2 kg कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि जब तक हम सील ऑयल सिस्टम चार्ज नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, लूप ऑयल सिस्टम बारिंग गियर चलाने से पहले हमारा सील ऑयल सिस्टम चार्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये अपना सील ऑयल जो सिस्टम है उसका दूसरा पर्पस क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ द सील रिंग्स। ठीक है, तो वो भी रोटेट होता है ना। ये जनरेटर है, तो जनरेटर के ये पोर्शन है, ये पोर्शन ये रोटेट होगा, ये साफ रोटेट होगा। ये पोर्शन में जो यहाँ पे सील रिंग्स लगे हुए वो भी रोटेट होंगे। रोटेट होंगे तो ड्राई रोटेट होंगे, तो वहां पे देयर विल बी चांसेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। बारिंग गियर का काम क्या है? रोटेशन। तो बारिंग गियर चलाने से पहले हमारा यहाँ पे लुब्रिकेशन रहना चाहिए। अगर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो हम लोग बारिंग गियर नहीं चलाएंगे। अगर नहीं, बिना लुब्रिकेशन के चलाएंगे तो देयर में भी चांसेस ऑफ स्पार्क, फ्रिक्शन। तो अगर स्पार्क और फ्रिक्शन होगा, अंदर में हाइड्रोजन होगा, तो देयर में भी चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। क्लियर? हाइड्रोजन में एयर कांटेक्ट में आना तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी वो एक्सप्लोजिव गैस है। ठीक है ना। तो स्पार्क को नहीं होने देना है। जैसे हमारे सिस्टम में अगर हाइड्रोजन फील्ड रहता है, जैसे हमारे रनिंग यूनिट में, तो हम लोग कहीं पे भी जो हॉट वर्क होते हैं, हॉट वर्क मतलब कटिंग, वेल्डिंग, इस टाइप के जो स्पार्क वाले रिलेटेड चीजें होती है ना, वो सब बंद रहता है, अवॉइड करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। क्लियर? तो बारिंग में मतलब रोटेट करने से पहले यहाँ पे लूब ऑयल सप्लाई के साथ साथ में ना सील ऑयल सप्लाई भी हेल्दी होना चाहिए। ठीक है ना। बारिंग गियर ऑन करने से पहले तो ये वो वाला पॉइंट है ना, वो से रिलेटेड है ना, उसमें दो थी, तो वो एक से रिलेटेड है। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ हाँ, हाइड्रोजन को कैसे होगा। अभी आप बताओ मेरे को, गूगल में सर्च मारो, तीनों गैस में से सबसे हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है? हाइड्रोजन क्या है? हल्का। और तीनों बताना ना, एक तो बता दिए। हाँ, जनरेटर में ना बेसिकली सपोज ये अपना जनरेटर है, ठीक है। कौन सा है हल्का? हाइड्रोजन सबसे हल्का है, ठीक है। और इसके बाद है एयर, ठीक है। इसके बाद CO2 सबसे भारी, ठीक है। सबसे पहले हमारे जनरेटर में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो गैस फिलिंग का ना एक स्टेशन, गैस फिलिंग स्टेशन में ना तीनों गैस अवेलेबल रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट एयर से एयर, CO2 के सिलेंडर लगे होते हैं उसमें CO2, एंड हाइड्रोजन के सिलेंडर्स लगे होते हैं उसमें हाइड्रोजन, ठीक है। जनरेटर में जाएंगे ना तो ऊपर में ऐसे दो लाइन है, नीचे में से दो लाइन, ये सब लाइन जाकर के ना यहाँ गैस फिलिंग स्टेशन में शो होते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ रहता है कि सबसे पहले इसमें क्या भरा हुआ है? एयर, ठीक है। अब एयर के साथ अपने को क्या करना है? CO2 को रिप्लेस करना है। एयर इज टू बी रिप्लेस्ड बाय CO2, ठीक है। अभी CO2 भारी है और एयर हल्का है, हम लोग क्या करेंगे ना, CO2 को फीलिंग करेंगे, यहाँ से नीचे से जाएगा। क्लियर? ठीक है। एक सिलेंडर 5 सिलेंडर 10 सिलेंडर अंदर डाल दिए, CO2 हल्का है, नीचे रहेगा, एयर ऊपर में है। ये वाला पोर्शन है ना, ये जो एयर ऊपर वाला पोर्शन जाएगा, इसको हम स्केप कर देंगे, बाहर बाहर निकलते जाएगा।
फिर CO2 डालेंगे, एयर एस्केप करेंगे, CO2 डालेंगे, एयर एस्केप करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। क्लियर? कब तक करते रहेंगे? हम लोग इसका गैस का प्यूरिटी चेक करते हैं। ठीक है, प्यूरिटी चेक करेंगे जब हमारा देखेंगे कि CO2 का CO2 in air is more than 98%। CO2 in air मतलब एयर में कितना CO2, 98% CO2 अगर भर दिए हमने हाइड्रोजन में, तब हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सारा एयर एस्केप हो गया। क्लियर? तब तक वो प्रोसेस चलते रहेगा, एक तरफ से CO2 डालते रहेंगे, एयर एस्केप करते रहेंगे, CO2 डालते रहेंगे, एयर एस्केप। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि एक तरफ से डालते रहेंगे तो एस्केप करते रहेंगे? अब तो बोला डाल दो और हटा दो, इसलिए बोल रहा हूँ कि एयर के लिए तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने एक सप्लाई दिया, उसको खोल लेंगे तो भर जाएगा। बट CO2 के लिए हमारे पास ऐसा सप्लाई नहीं रहता। CO2 कैसे डालते हैं? सिलेंडर से डालते हैं। एक सिलेंडर में कितना एयर रहेगा? बहुत थोड़ा सा एयर रहेगा। एक सिलेंडर और उतना बड़ा जनरेटर, कितना सिलेंडर लगेंगे उसमें? हाँ, 50-100, मतलब ये 50 वाले सीरीज में बोल दिए अपने, ऐसा है कि कुछ पता है? हाँ, तो वो डिपेंड करता है जनरेटर के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना कितना इसमें है। तो जनरेटर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग जनरेटर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, 600 वाले जैसे यहाँ पे जो जनरेटर लगे हुए ना, इसमें 130 से 140 सिलेंडर्स लगते हैं ओनली टू अटेंड द प्यूरिटी, प्रेशर नहीं, प्यूरिटी लाने के लिए। इसके प्यूरिटी एक बार आ जाता है तब फिर हम उसको प्रेशराइज करके उसका प्रेशर थोड़ा और बढ़ा के रख सकते हैं। क्लियर है ना? कितना सिलेंडर? 130 से 140 सिलेंडर, जो कि इतने बड़े सिलेंडर आते हैं ना, CO2 सिलेंडर देखोगे ना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, जैसे इसमें 130 सिलेंडर डाला है, तो 130 सिलेंडर तो एक बार में नहीं डाल सकते, तो वही बोलो 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर डालते हैं। फिर इसका क्या, जैसे ही सिलेंडर डालेंगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, फिर हम ऊपर से क्या करेंगे, एयर एस्केप कर देंगे। फिर थोड़ा सा सिलेंडर डालेंगे, फिर एयर एस्केप करेंगे। सिलेंडर प्रेशर राइज होगा, स्लो होगा, फिर राइज होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। एक दिन लगता है पूरा CO2 से एयर को निकालने, मतलब एयर को CO2 से रिप्लेस करने में। क्लियर? तो ये प्रोसेस चलता है अपना। सबसे पहले इसको बोलते हैं CO2 एयर पर्जिंग। ठीक है, एयर का पर्ज आउट कर दिया हमने CO2 से, पहला काम ये हुआ। अब क्या हो गया, अंदर में CO2 आ गया, एयर क्या आएगा, CO2 आ गया। ठीक है, अब हम CO2 को रिप्लेस करेंगे, पर्ज आउट करेंगे किससे? हाइड्रोजन से। सिमिलर, हाँ ऊपर से होगा। हाइड्रोजन हम यहाँ से डालेंगे, ठीक है, CO2 को नीचे से निकालेंगे। क्लियर? ऊपर से हाइड्रोजन डालते जाएंगे, CO2 निकालते जाएंगे, ये प्रोसेस चलते रहेगा। इसमें 30-40 सिलेंडर लगता है सिर्फ आपको प्यूरिटी अटेंड करने के लिए। कब तक करेंगे ऐसा प्रोसेस? H2CO2 more than 98%। ठीक है, क्लियर? तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। 30 से 40 सिलेंडर लगता है आपकी कोई प्यूरिटी लाने में। ठीक है, इसके बाद हमने प्यूरिटी लेकर के आ गए, इसके बाद हम उसको प्रेशराइज करेंगे अप टू रिक्वायर्ड प्रेशर जैसे लीटर का फिक्स है 4 to 5 kg जहां पर है, तो 4 to 5 kg लाने के लिए फिर से उसमें 40-50-60 सिलेंडर लग जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? लंबा प्रोसेस हो गया तो फिर जनरेटर जब लंबा प्रोसेस करना पड़ता है ना, बंद हो जाता है तब भी हम नहीं, जनरेटर से बंद रहता है ना, शट डाउन रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है उसमें, उसको नहीं निकालते हैं। जब हमको कभी मेंटेनेंस करना है, ओवरऑलिंग करना है, तभी जा करके हम उसको हाइड्रोजन पर्ज आउट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको 130 सिलेंडर बता दिया ना CO2 का, 130 सिलेंडर नहीं, 130 सिलेंडर हाइड्रोजन में लगता है, इसको प्रेशराइज करना है। ठीक है ना, उसमें लगता है 30 सिलेंडर 30। हाँ, क्योंकि हमको उसको प्रेशराइज नहीं करते हैं, CO2 फिलिंग करते हैं, फिलिंग करके हम फिर से तुरंत रिप्लेस करते हैं, इसके एयर से रिप्लेस कर देते हैं, या एयर को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, CO2 में कितना सिलेंडर लगेगा? 30 सिलेंडर 40 सिलेंडर लगता है। ठीक है, जब मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, जब काम नहीं करता, नहीं चलता, तभी जो ऑयल है वो ऑलवेज चार्ज रहेगा।
सील ऑयल सिस्टम ऑलवेज चार्ज कंडीशन में रहता है, यूनिट शट डाउन में रहेगा, रनिंग में रहेगा, कभी भी हमेशा हाइड्रोजन रहेगा, सील ऑयल सिस्टम चार्ज रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन सपोज निकाल भी देते हैं ना, तो अगर एयर बारिंग पे रखना है तो सील ऑयल सिस्टम चार्ज होना चाहिए। तो उस समय में अगर हाइड्रोजन निकाल दिए तो एयर भर के रखेंगे, लेकिन वो हमेशा सिस्टम चार्ज रहता है। ओवरऑलिंग के समय में सारा सिस्टम से ऑयल स्केप करते हैं, मतलब सिस्टम से पूरा हाइड्रोजन निकालेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस जो है ये आप फिलिंग के लिए बता रहा है, ऐसी सेम प्रोसीजर होगा जब हमको इससे निकालना होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे सिमिलर। निकालने के टाइम करना पड़ेगा ना बाबा, नहीं करोगे? हैं? हाइड्रोजन सब, हाइड्रोजन है गैस सभी अंदर में, अब उसको रिप्लेस करना एयर से। तो सिमिलरली हाइड्रोजन से CO2 करो, CO2 से फिर एयर करो। क्लियर? हाइड्रोजन से CO2 करने के लिए वैसी प्रोसेस करेंगे, CO2 नीचे से फिलिंग करेंगे, ऊपर से स्केप करेंगे, और फिर जब भर जाएगा CO2 आ जाएगा, प्योरिटी आएगा, फिर CO2 को एयर को भरेंगे ऊपर से, हाइड्रोजन CO2 नीचे से निकाल देंगे। क्लियर? समझ गए? तो ये प्रोसेस जो है ना, ये इसमें जनरेटर में गैस का फिलिंग का प्रोसीजर है, इससे करके ऐसे फिलिंग करते हैं। ठीक है, सर ऐसी कोई कंडीशन आएगी कब जब हमें बारिंग करनी पड़ेगी? हाँ, अभी जैसे हमारे ओवरऑल करके हम अगर सिस्टम लेके आते हैं ना, सबसे पहले तो उस कंडीशन में सबसे पहले ना हाइड्रोजन नहीं डालते, पहले हम लोग एयर डालते हैं। क्यों डालते हैं कि सबसे पहले ना इसमें हम लोग बोलते हैं जनरेटर का ATT, मतलब एयर टाइटनेस टेस्ट। जनरेटर खुला है, जनरेटर को फिर से हमने बॉक्सअप किया, पैकअप कर दिया। हमारा जनरेटर में हाइड्रोजन अगर भरेंगे तो स्केप होने का चांसेस है, तो स्केप को मिनिमम होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन ज्यादा स्केप नहीं होना चाहिए। क्यों? एक तो एक्सप्लोसिव है, दूसरा वो एक कॉस्टली गैस है जो कि उनको बाहर से फिलिंग करके रहना पड़ता है। तो एक दिन का कंजम्पशन ऐसे 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का कंजम्पशन होता है, ठीक है ना। तो उसको हमको कम से कम करना पड़ता है। कम से कम करने के लिए पहले कैसे चेक करेंगे हम, कैसे पता चलेगा कितना लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना लीकेज हो रहा है सिस्टम में? सबसे पहले एयर से फिलिंग करते हैं। एयर से फिलिंग करके इसके बाद हम लोग ना प्रेशर मॉनिटर करते हैं। आज हमने प्रेशर कर दिया 5 kg, एक दिन के बाद देखेंगे उसका प्रेशर कितना है। ठीक है, देखेंगे कि वो लिमिट से बहुत ज्यादा है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। क्लियर? फिर वो प्रोसीजर को बोलते हैं एयर टाइटनेस टेस्ट। ठीक है ना, ये एक प्रोसीजर है फॉर रिकमिशनिंग ऑफ द जनरेटर। क्लियर? तो एयर टाइटनेस टेस्ट करके जब हमारा वैल्यू विद इन द लिमिट हो जाएगा, उस केस में हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि अब हम सेटिस्फाई हो गए कि हमारा कहीं से कोई लीकेज नहीं है। हाइड्रोजन डाल दिए तब हमको पता चला कि लीकेज है, इसमें एक तो गैस भरे, ऊपर से इसके बाद इतना लीकेज हो गया, तो बहुत कॉस्टली चीज है। इतना सारा गैस डालना निकालना काम, और अच्छा लेंदी प्रोसेस भी है, एक दिन का काम लगता है, टाइम लगता है, बताया ना आपको। तो एक दिन का टाइम लगेगा पूरा काम करने में। अच्छा, हम लोग CO2 भर के नहीं रख सकते जनरेटर में। क्यों नहीं रख सकते हैं? CO2 इज अ ड्राई आइस। ठीक है ना, CO2 कहीं आप लोग जैसे कहीं फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे ना, CO2 का कोई अप्लाई करेगा, ये CO2 रहता है ना, वो पूरा एकदम ठंडा रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में पूरा कोल्ड रहता है, उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है ना, तो ड्राई आइस को हम लोग अंदर डाल करके नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि वो सारे जो है वो बाइंडिंग्स में, स्टेटर में हो जा करके उसको नुकसान कर सकता है, इसलिए CO2 को तुरंत रिप्लेस करना है। CO2 डाले फिर तुरंत H2 में डाल दो, ऐसा है। रिटर्निंग केस में रिटर्न CO2 डाले फिर तुरंत एयर से रिप्लेस करो, इस टाइप से करो। ठीक है, तो हाइड्रो टेस्ट होता है, हाइड्रो टेस्ट होता है सर, ट्यूब में, कौन से ट्यूब में? वाटर मतलब वाटर बॉयलर को हाइड्रो टेस्ट किसका बात कर रहे हो? मैं बॉयलर की बात कर रहा हूं। हाइड्रो टेस्ट हुआ ना ऐसे दूसरा चेक लीकेज चेक करने के लिए। नहीं, देखो आप हाइड्रो टेस्ट करते हैं वो बेसिकली वो प्रेशर पार्ट्स का हाइड्रो टेस्ट करते हैं। यहाँ पे करते हैं हाइड्रो टेस्ट, लेकिन ऑयल का जो सब लाइन्स है ना उसका हाइड्रो टेस्ट करते हैं। जो सील ऑयल से रिलेटेड जितने ऑयल के लाइन्स है उसको कहीं लीकेज ना हो, कहीं फट न जाए, ऐसा करने के लिए उसका हाइड्रो टेस्ट में थोड़ा सर्टेन प्रेशर बढ़ा करके चेक करते हैं ऑयल सिस्टम। बट एयर कैसे चेक, जनरेटर में कैसे हाइड्रो टेस्ट करोगे आप बताओ जरा। अच्छा, नहीं सेम प्रोसेस, मतलब प्रोसेस तो वही है। आपको क्या करना है, एयर फिल करके रखना है और उसको इसके बाद उसको चेक करना है। उसमें लिमिट रहता है,
अब जैसे प्रोसेस का अलग है ना, कितना हो रहा है, जैसे मान लो हो रहा है, कितना एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है, कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, अभी तो चल जाएगा। हाँ, जैसे मैंने आज इसको फिलिंग किया, आज इसका प्रेशर है 5 kg, ठीक है। एक दिन के बाद आया, 24 आवर के बाद में इसका प्रेशर अगर आ गया 4.9 kg, whether it is acceptable or not? नहीं, कब होगा एक्सेप्टेबल? 5 का 5 रहेगा, तो कब 5 का 5 रहेगा, है? इसका लिमिट जो है ना, अच्छा दूसरा चीज है कि एयर और हाइड्रोजन में इसके किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन और एयर में किसका ज्यादा स्केप होगा? तो सेम सिस्टम फिल करती है। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन डाल दिए, वहां से लीकेज हो रहा है, एयर डाल इसमें लीकेज हो रहा है, ज्यादा सिस्टम कौन सा लीक होगा? हाइड्रोजन ज्यादा लीक होगा, ठीक है ना। तो इसमें एयर के केस में जो एटीटी का रिजल्ट होता है ना, it must be less than 0.01 kg in 24 hours. 24 घंटे में 0.01 kg अगर ड्रॉप होता है तो हम लोग मानेंगे कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट आ गया, ठीक है ना। उसके बाद भी 2 दिन रखना पड़ता है कि देखने के लिए हाँ सब सही चल रहा है कि नहीं। बारिंग पे रोटेट करते रहेंगे और इसको देखेंगे कि इसका प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। ये इसका कंप्लीशन क्राइटेरिया बोलते हैं एटीटी का, इतना उसका लिमिट आना चाहिए, ठीक है ना। जब हम लोग इसको एयर से एयर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे तो यही बढ़ करके कितना हो जाएगा? 0.03 या 0.01 kg हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में। ओके, तो इस टाइप से हाइड्रोजन का फिलिंग करते हैं और एयर टाइटनेस टेस्ट करते हैं फिलिंग से पहले में, ठीक है। तो ये आपका सीलर सिस्टम का स्टार्ट प्रोसीजर हो गया। स्टार्ट प्रोसीजर सीलर सिस्टम के साथ में अपना एसोसिएटेड है गैस सिस्टम, जो कि सीलर सिस्टम के लिए जरूरी है, मतलब गैस ही तो है जिसके लिए हम लोग सीलर सिस्टम चला रहे हैं, तो वो गैस सिस्टम हो गया, ठीक है। और कोई स्टॉपिंग प्रोसीजर जो होगा ना, सिमिलरली इसका उल्टा होगा। हम लोग गैस स्केप करेंगे, सब स्केप करेंगे, फिर धीरे धीरे करके ऑयल पंप सारे बंद कर देंगे, एयर निकल जाएगा, एयर निकलने के बाद ऑयल पंप बंद कर देंगे। टोटल कितने दिन का प्रोसेस है? कितने दिन का प्रोसेस है? 1 दिन लगता है इसको, मतलब 1 दिन लगता है फिलिंग करने में, सब करने में इसलिए लगता है क्योंकि एक सिलेंडर रिप्लेस कर करके करना पड़ता है ना। टोटल 30 सिलेंडर हाइड्रोजन H2 के लग गए, 130 सिलेंडर उसके लिए लग गया, तो इतना सिलेंडर को हैंडलिंग करने में ही इतना टाइम लग जाता है। हाँ ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो ये सारा हो गया आपका सीलर सिस्टम के रिलेटेड। तो सीलर सिस्टम का जो आपको ओवरव्यू समझ आ गया ना कि इसका क्या पर्पस है और कैसे काम करता है, इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड सिस्टम है वो क्या क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, और कुछ क्रिटिकलिटी वैसे कुछ इसके साथ एसोसिएटेड है, उसके लिए क्या करना है, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? तो जल्दी क्लियर हो गया हैं? सच में समझ आ गया? गुड, अगली बार समझाओगे फिर तुम? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। अब दूसरे सर के पास जाना है ना, तुम परेशान हो ना उससे, मेरे से ही परेशान दे रहे अरे बैठो बैठो।